गुलाम नबी आज़ाद की किताब आज़ाद आप लोगों ने भी पढ़नी शुरू कर दी होगी। और इस किताब में जहां कुछ कुछ जम्मू कश्मीर की सियासत के और जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंश देखने को मिलते हैं, वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद अपनी किताब में ये कहते हैं कि आतंकवादी 2 दिन तक गुलाम नबी आज़ाद के आबाई घर में रहे। गुलाम नबी आज़ाद के माता पिता जिस घर में रहते हैं उस घर में आतंकवादियों ने 2 दिन डेरा लगाया। 2 दिन आतंकवादी गुलाम नबी आज़ाद के घर में बैठे रहे। मामला असल में यह है कि गुलाम नबी आज़ाद नई दिल्ली जा चुके और नई दिल्ली में उनका एक बड़ा कद भी था, बड़ा लीडर बन चुके थे, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो सोती में ही रहते थे, जो उनका गांव है। 3 मंजिला मकान है और वहां चूंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के चलते उस 3 मंजिला मकान में ये लोग रहते थे। मेन एंट्रेंस जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पर थी और एक पीछे वाला दरवाजा भी था, जो पीछे वाला दरवाजा जो है मक्की के खेत में जाता था। एक दिन घर में जो काम करने वाला उनका मुलाजिम है उसने इनके पिताजी को बताया और डरते डरते वो आया, घबराते घबराते वो आया। उसने कहा कि मैंने देखा है कि हथियारबंद आतंकवादी जो हैं आपके घर, हमारे घर की तरफ आ रहे हैं और इसमें जितने लोग हैं उसमें जितने, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का घर जो सोती में था उस घर के बाहर बाज़ाब्ता सिक्योरिटी भी थी, उस घर के बाहर फौज के लोग तैनात थे, वो उस घर को गार्ड कर रहे थे और इनके माता पिता को यानी सिक्योरिटी वहां पर मिली हुई थी। और जब इनके पिताजी को पता चला और वो फौरन बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वाकई आतंकवादी आ रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस गार्ड जो वहां पर तैनात है, जो गार्ड तैनात है वो आतंकियों के मुकाबले में बिल्कुल कुछ नहीं है। उस गार्ड का नंबर भी कम है और उस गार्ड के हाथ में जो हथियार है, जो हथियार उनके पास है वो हथियार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उन्हें एक अंदाजा लग गया कि आतंकवादी जो हैं इन्हें ओवर पावर कर लेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को, गुलाम नबी आज़ाद की माताजी को यह कहा कि आप यहीं पर रहिए, इस बात का ख्याल करते हुए चूंकि वो बुजुर्ग थी, शायद आतंकी इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये गुलाम नबी आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि इनके पिताजी ने कहा कि अपनी धर्मपत्नी से कहा आप यहीं पर रहिए, आप कहीं मत जाइएगा, मुझे यकीन है आतंकी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये उनको विश्वास था। और फौरन पिछले दरवाजे से वो वहां से बाहर निकल गए दूसरे फ्लोर से और सीधा वो मक्की के खेत में चले गए। लगभग कोई आधा किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने अपना वो एक जगह छुप गए और ऐसी जगह छुप गए जहां से वो मकान के ऊपर नजर रख पाते। उसके बाद वो कहते हैं कि इतनी देर में आतंकवादियों ने, जब उन्हें इनके पिता नहीं मिले और जो उन्होंने इनके गुलाम नबी आज़ाद की माताजी से जो सवाल जवाब पूछे उससे भी वो उनको सवालों के जो जवाब उन्होंने दी वो भी सही नहीं लगे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कहां पर हैं, तो उन्होंने कहा जी वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। उसके बाद आतंकवादी इस घर में 2 दिन तक 2 रात तक रहे और यह भी गुलाम नबी आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो वहां पर गार्ड तैनात थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात की गई थी, उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे आतंकवादियों के सामने। उसके बाद हालात को समझते हुए जो गुलाम नबी आज़ाद के पिता हैं वो लगभग 30-40 किलोमीटर रात को पैदल चले और ठाठरी पहुंचे। सोचिए वक्त कैसा था। और ठाठरी पहुंचने के बाद उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को डाकखाने से फोन किया और डाकखाने से गुलाम नबी आज़ाद को फोन गया। उसके बाद उस वक्त के आईजीपी एसएस वजीर के साथ गुलाम नबी आज़ाद संपर्क में आए। उन्होंने अपने घर की पूरी स्थिति उनको बताई और फौरन उसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को एसएस वजीर की इंटरवेंशन के बाद गुलाम नबी आज़ाद के पिता के घर की तरफ जो है भेज दिया गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो आतंकवादी थे, चूंकि वो इस चीज से तंग आ गए थे, इंतजार से तंग आ गए थे और उसके बाद ये देखते हुए कि बहुत सारे फौजी आ रहे हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं, वो भी उन्हीं मक्की के खेतों की तरफ दौड़ गए और उसके बाद उस इलाके से गायब हो गए। और इस हादसे के बाद वो कहते हैं कि मेरे माता पिता को भी मैंने जम्मू शिफ्ट किया। गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना, जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि उनके माता पिता घर में अकेले थे
और आतंकवादी वहां पर पहुंचे और आतंकवादी 2 दिन तक 2 रात तक जो है वो गुलाम नबी आजाद के सोती में, जो डोडा में उनका घर है, वहां पर रहे। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद अपनी किताब में अपने भाई, अपने छोटे भाई गुलाम अब्बास की बात करते हैं और उसके बाद उनके बारे में भी ये कहते हैं कि वो एक दुकान जो है उसी सोती गांव में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में चलाते थे, दुकानदार थे वो, और उनके साथ 2 PSO भी उनको दिए गए थे। वो सरकार ने दिए थे क्योंकि थर्ड परसेप्शन उनको भी था। एक दिन जब वो पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे थे, अपने घर से दुकान की तरफ जा रहे थे, तो आतंकी मक्की के इन खेतों में छुपे हुए थे और वो बाहर आए और उन्होंने गोली चलाई। जब उन्होंने गोली चलाई तो गोली जो है वो मिस हुई, वो गुलाम अब्बास को गोली नहीं लगी, लेकिन गोली जो है एक फौज के जो PSO उनका था, PSO की टांग में गोली लगी। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे भाई ने मक्की के खेत में छलांग मार दी और उस समय जो है फसल बनी हुई थी, उस फसल के चलते जो है, चूंकि फसल बहुत बड़ी बड़ी थी, तो जब वो उनने छलांग लगाई तो वो उसमें छुप गए और उसके बाद वो काफी देर तक छुपे हुए रहे। और चूंकि वो पूरे इलाके को जानते थे, आतंकी इलाके को नहीं जानते थे, तो उस तरीके से वो आतंकियों को चकमा देने में कामयाब हो गए। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस हादसे के बाद मुझे अपने भाई को भी वहां से, गांव से जम्मू शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने, गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा है कि उनके दोनों जो ब्रदर इन लॉ, यानी उनके दोनों साले जो हैं, उन्हें भी दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा, और जो दूसरे 2 थे उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट करना, लगभग 1 दहाई के लिए, 10 साल के लिए। और वो तभी वापस आए जब हालात शिफ्ट ठीक हो गए। लेकिन गुलाम नबी आजाद ये कहते हैं कि उस शिफ्ट से, उस जगह को छोड़ने की वजह से जो है उनका पूरे का पूरा कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। उसको लेकर भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि हालात बहुत खराब थे, आतंकियों ने मेरे परिवार को भी निशाना बनाया था। आतंकी अल उमर मुजाहिदीन आतंकी संगठन के थे। उन्होंने मुझे मेरे सबसे छोटे साले तसद्दुक देव, जिनकी उम्र 22 साल थी, उन्हें किडनैप किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग आतंकी जो हैं वो जेल में हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, तब जाकर हम तसद्दुक को छोड़ेंगे। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि मैंने प्रेस में एक स्टेटमेंट दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे इसमें मेरे साले की अगर जान भी जाती है, तब भी हम आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये जो डिमांड थी, ये जो उनकी मांग थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे जो ससुर थे मोहम्मद अब्दुल्ला देव, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने भी कहा कि आतंकियों के साथ किसी भी तरह का कोई भी नेगोशिएशन करना सही नहीं है, हम किसी तरह की कोई मध्यस्थता, कोई बातचीत नहीं करेंगे। और टाइम्स ऑफ इंडिया, कौमी आवाज, नई दिल्ली, इन अखबारों में खबर आई भी। उसके बाद यह भी कहा गया कि जो उनका साला था उसे काफी एक लंबे वक्त तक जो है आतंकियों ने अपने पास बंधक बना के रखा। उसके बाद कहते हैं कि श्रीनगर में एक पैकेज आता है उनके दरवाजे के ऊपर, और जब वो उस पैकेट को खोलते हैं, उसके अंदर कटा हुआ एक अंगूठा था, और उस कटे हुए अंगूठे को लेकर यह लिखा हुआ था कि यह अंगूठा तसद्दुक का है और यह हमने बदला लिया है कि अल उमर ने जो आपसे मांग की थी, आपने मांग नहीं मानी, अभी तो हमने अंगूठा काटा है, आगे देखिए हम क्या करते हैं। ये आतंकी अक्सर इस तरह की धमकियां दिया करते थे। और उसके बाद ये कहते हैं कि परिवार ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम आतंकियों के सामने घुटने टेकेंगे नहीं। तो नतीजा ये निकला कि 5 से 6 महीने आतंकियों की कैद में रहने के बाद जो है तसद्दुक को छोड़ दिया गया। और तसद्दुक को जब छोड़ा गया तो वो जब घर आए तो पता चला कि अंगूठा भी सही सलामत था, अंगूठे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और ये पता चला कि वो जो अंगूठा था वो शायद किसी और बदकिस्मत का था। उसके बाद इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद कहते हैं मेरे परिवार को निशाना बनाना जो है यहीं पर खत्म नहीं हुआ, 3 और मामले ऐसे हुए। मोहम्मद अमीन जो इनकी धर्मपत्नी के कजन हैं, उसके बारे में वो कहते हैं कि वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक दिन जो वो अपने घर से, अपने दफ्तर से बाहर आ रहे थे काम करने के बाद, एक आतंकी जो है वो गेट के पास छुपा हुआ था, उसने AK-47 से गोलियां चलाई। फौरन अमीन को नजदीकी अस्पताल में लिया गया और वहां पर उसको फर्स्ट एड दिया गया। चूंकि गंभीर जख्म आए हुए थे उनको फौरन वहां से राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने वहां पर उनका ऑपरेशन किया और उनके एब्डोमेन से गोलियां निकाली। 6 महीने बाद, 6 महीने तक वो अस्पताल में रहे, उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने कहा यह करिश्मा था कि
बहुत सारी गोलियां लगने के बाद भी, और वो भी बहुत करीब से गोलियां लगने के बाद भी, इनके कजन जो थे गुलाम नबी आज़ाद की धर्मपत्नी के मोहम्मद अमीन, वो उसके बावजूद जो है सर्वाइव कर गए। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि अपने भाई और अपने माता पिता को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा है कि उनके साथ भी आतंकियों ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक अपने भाई को लेकर कहा और दूसरा अपने माता पिता को लेकर कहा कि मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आतंकी मेरे घर पर आए तो जरूर, लेकिन मेरे पिताजी ने मौके को भांपते हुए और इस बात को समझते हुए कि आतंकवादी बुजुर्ग महिला को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो घर से निकल गए। और उसके बाद ठाठरी आकर उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को इन्फॉर्म किया। लेकिन हैरान ये बात करती है कि गुलाम नबी आज़ाद, सोचिए वक्त और दौर कैसा रहा होगा कि आतंकी गुलाम नबी आज़ाद जैसे वीवीआईपी के घर पर आते हैं और वहां पर जो गारत लगी हुई है, वहां पर जो संतरी खड़े थे, उन्हें ओवर पावर करते हैं, उनके हथियार छीन लेते हैं। वो हथियार, और अगर गुलाम नबी आज़ाद की मानी जाए तो वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे, मतलब उनने अपने हथियार रख दिए थे आतंकवादियों के सामने। यानी ये नहीं कि उन्होंने ओवर पावर किया उनको, वो कहते हैं कि वो जब वहां पहुंचे आतंकियों के सामने उन्होंने हथियार आतंकियों को समर्पण कर दिए, उनको दे दिए। तो और भी बहुत सारी कहानियां गुलाम नबी आज़ाद की किताब आज़ाद एंड ऑटोबायोग्राफी में है। ये किताब जो है बहुत, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, रूपा पब्लिकेशंस की ये किताब है और ये किताब आप अमेज़न के जरिए भी मंगा सकते हैं और भी अन्य कई और प्लेटफॉर्म्स पर ये किताब अवेलेबल है। जरूर मंगवाइए, पढ़िए और देखिए गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर और अपने माता पिता, अपने घर को लेकर और उनके जो कांग्रेस के साथ संबंध रहे हैं, उन संबंधों को लेकर, संबंध रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं।